नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जिसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियाँ लिखी, लेकिन उन 3 कहानियों के कारण ही वो इतने प्रसिद्ध हो गए। और उन 3 कहानियों में से एक कहानी है उसने कहा था। ये कहानी साहित्य के पटल पर सर्वोच्च स्थान रखती है। दोस्तों, वैसे तो ये बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस की एक कहानी है, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी के लिए ये कोई पार्ट का विषय नहीं है। उसको एक एमए का विद्यार्थी भी पढ़ सकता है और एक 10वीं का विद्यार्थी भी पढ़ सकता है। एक निश्चित सीमा के अंदर ये बंधी ही नहीं रह सकती। आज हम इस कहानी की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 एपिसोडों में इस कहानी को ख़त्म करेंगे। आज हम इसके कथानक कथावस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में इनका जो वर्णन है कहानी का, तत्वों के आधार पर किस तरह इसका वर्णन होगा। और तीसरे एपिसोड में हम इस कहानी को ख़त्म करेंगे कि इसका जो मुख्य चरित्र है, मुख्य कैरेक्टर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इसके कथानक के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। उसने कहा था। ये कहानी शुरू होती है अमृतसर के बाजार से। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का दृश्य इस कहानी में सबसे पहले आता है। वहाँ चलने वाले इक्के वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, एक चौराहा, चौक, जहाँ पर कोलाहल का वातावरण है। लोग आते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही उस भागम भाग की ज़िंदगी में एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। बारह साल का लड़का और जो 8 साल की लड़की है, दोनों सिख समुदाय से हैं और दोनों ही अपनी मामाओं के यहाँ आए हुए हैं। लड़का मांझे नामक जगह का रहने वाला है और लड़की मगरे नामक स्थान की रहने वाली है। लड़का उस दुकान पर मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आता है और लड़की अपने रसोई का कुछ सामान लेने के लिए उस दुकान पर आती है। ठीक उसी समय क्या होता है कि एक तांगे का घोड़ा बिदक जाता है और उस घोड़े के बिदकने के कारण लड़की उस घोड़े के पैरों में चली जाती है। लड़का उस दृश्य को देखता है और देख करके अपना साहस इकट्ठा करके उस लड़की को बचाता है और उसको दुकान के ऊपर जो तख्ता बिछा हुआ है उसके ऊपर खड़ा कर देता है और खुद घोड़े के पैरों में चला जाता है। लड़के के उस साहस को देख करके उस लड़की के मन में सहानुभूति जागृत हो जाती है उस लड़के के लिए। ये कहानी चलती रहती है और इसी तरह वो किसी न किसी बहाने उस दुकान पर आते हैं और सामान लेकर के चले जाते हैं। एक दूसरों से बातचीत होती रहती है, चलती रहती है। महीने 2 महीने के बाद में एक दिन लड़का सामान लेकर के वो वापस जा रहे थे तो लड़की से पूछ बैठता है कि क्या तुम्हारी गुड़माई होगी। लड़की शर्मा जाती है और शर्मा करके कहती है कि तुम जो ये रेशमी शॉल देख रहे हो, ये रेशमी शॉल ही निशानी है कि कल ही मेरी गुड़माई, मेरी सगाई हो गई। और वो शर्मा करके वहाँ से भाग जाती है। लड़का इस बात को कहना चाहता था बहुत पहले, लेकिन कह नहीं पाता, शर्माता था और कहते कहते उस स्थिति में आ जाता है कि जहाँ वो कहता है लेकिन वहाँ उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। लड़की चली जाती है और वो लड़का तेज़ गति से अपने घर की तरफ चल देता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर आक्रोश
पैदा हो जाता है कि वो अपने आप से लड़ता है, गुस्से में होता है कि उसने पहले क्यों नहीं कही। जब वो रास्ते में जाता है तो एक लड़के को धक्के मार करके नाले में गिरा देता है। एक सब्जी वाला मिलता है, ठेले वाला, उसकी सब्जी के ऊपर दूध गिरा देता है। एक अपने पैसे को गिनता है, उनके पैसे को पकड़ कर उखाड़ करके फेंक देता है। तो इस तरह वो अपने आप से लड़ता है और उस गुस्से को जाहिर करता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। लेखक इस बात को यहीं खत्म करता है और वर्षों बाद वह लड़का बड़ा होता है और 25 साल की उम्र में लहना सिंह, जो उस लड़के का नाम होता है, फौज में जमादार हो जाता है। वो सिख रेजिमेंट नंबर 77 में जमादार के पद पर चला जाता है। नौकरी करते करते एक दिन वो छुट्टी लेकर के अपने गांव चला आता है। कुछ समय गांव व्यतीत करने के बाद एक दिन फौज से अर्जेंट चिट्ठी आती है कि फौज को युद्ध पर जाना है। दोस्तों, ये समय है द्वितीय विश्व युद्ध की और फौज को यह आदेश दिया जाता है कि फौज के जितने भी सैनिक हैं जो छुट्टी पे गए हुए हैं, उनकी छुट्टी रद्द करके तुरंत बुलाया जाए और उनको युद्ध के लिए तैयार रखा जाए या उनको युद्ध के लिए भेजा जाए। लहना सिंह के पास वो चिट्ठी आती है और तत्काल तैयार होता है। लहना सिंह के पास के गांव का एक सूबेदार हजारा सिंह और उसका लड़का बोदा सिंह, वह भी उसी रेजिमेंट में नौकरी करते हैं, फौज की नौकरी करते हैं। तो हजारा सिंह सूबेदार कहला भेजता है जमादार लहना सिंह को कि हमारे पास भी वो पत्र आया है, इसलिए हमें साथ साथ चलना है। लहना सिंह अपने घर से तैयार होकर के हजारा सिंह के घर पहुंचता है। वहाँ उसका वो जैसा एक आओ भगत की जाती है करते हैं, चाय पिलाई जाती है, उनको हालचाल पूछे जाते हैं और लहना सिंह, हजारा सिंह और उस हजारा सिंह का पुत्र बोदा सिंह सिख रेजिमेंट के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वो रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए रवाना कर दी जाती है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। अब फ्रांस की जो जलवायु है, जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो बहुत सर्दीली है, बर्फीली है। फौजी वहाँ जाकर के युद्ध करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उस सर्दी के कारण ठिठुर जाते हैं। हड्डियाँ कपा देने वाली सर्दी, बिल्कुल जलवायु विपरीत हिंदुस्तान की और फ्रांस की। लेकिन फिर भी वो अपने साहस को इकट्ठा करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और खंदक में अपने बंदूक, अपने हथियारों को लेकर के लैस होकर के दुश्मन का इंतजार करते हैं। उसी समय सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र बोदा सिंह सर्दी से ठिठुर जाता है, बीमार हो जाता है। लहना सिंह उसकी मदद करते हैं। वो अपनी जो सर्दी के जो कपड़े थे, जर्सी, कंबल, वो भी बोदा सिंह को उड़ा देते हैं और खुद अंगीठी पर तापते हुए सारी रात गुजारते हैं। हजारा सिंह इस बात को देखते हैं तो उसे दुख तो होता है, लेकिन वो कहते हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि बोदा सिंह को बचाने के चक्कर में तुम बीमार हो जाओ। वो हिदायत भी देते हैं, लेकिन लहना सिंह कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होगा, बोदा सिंह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह वो दुश्मन का, जर्मनी के दुश्मनों का इंतज़ार करते हैं अपने खंदक में, जहाँ पर उनको रखा जाता है अपने हथियारों से लैस होकर के। लेकिन अफसर के बिना आदेश के वो युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक जर्मनी का नकली लेफ्टिनेंट साहब फ्रांस का अफसर बनकर के उनके कैंप में आ जाता है और वो कहता है कि 10 आदमियों को छोड़कर बाकी चुपचाप जर्मन खाई पर हमले की तैयारी करें। सूबेदार हजारा सिंह, सिपाही बोदा सिंह और अन्य सिख रेजिमेंट के जो सिपाही थे, वो सब के सब जर्मन सैनिकों पर धावा करने के लिए
उस अफसर के आदेशानुसार वहाँ से चल देते हैं और लहना सिंह 10 सिपाहियों के साथ में उस खंदक में रुक जाते हैं। जमादार लहना सिंह को ये पता चलता है कि ये जो साहब है, जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडेंट हैं, ये नकली है। उसको इस बात का पता उनकी बातों से लगता है कि उर्दू बोलने वाला व्यक्ति सिगरेट नहीं पीते, मुसलमान मस्जिद में पानी नहीं चढ़ाते, इस चीज़ का इन्हें ज्ञान नहीं है। और उसे उस चीज़ का आभास हो जाता है कि ये निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत वो धावा बोल देता है। वो देखता है कि वो जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसके खंदक में, जहाँ पर खाई में वो तैनात होते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, वहाँ बॉम्ब फिट कर रहा है। वो अपने 10 सैनिकों के साथ में धावा बोल देता है और उधर सूबेदार हजारा सिंह को ये पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अपनी फौज को लेकर के वापस उसी जगह आ जाता है और उनके ऊपर धावा कर देता है। और इधर से जर्मन 70 सैनिक मिलकर के सिख रेजिमेंट पर हमला कर देते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में 70 जर्मन सैनिकों में से 63 जर्मन सैनिकों को मार दिया जाता है और इधर सिख रेजिमेंट के 15 सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। हजारा सिंह को और लहना सिंह को चोट आ जाती है, घाव आ जाते हैं, कंधे पर गोली लग जाती है, बोधा सिंह घायल हो जाता है। लेकिन लहना सिंह अपने घावों को छिपा लेता है और जैसे रेजिमेंट की गाड़ी अस्पताल ले जाने के लिए, उन घायलों को लेने के लिए आती है, वो खुद रुक जाता है और बोधा सिंह को और हजारा सिंह को उस गाड़ी के द्वारा वो अस्पताल पहुंचा देता है। और जाते जाते वो सूबेदार हजारा सिंह से कहते हैं कि सूबेदार ने जी को लिख देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया। सरदार हजारा सिंह जी कहते हैं चलते चलते कि लिखने की क्या जरूरत है, मैं ठीक होकर के आऊँगा, हम साथ साथ चलेंगे और तुम खुद ही कह देना है कि उसने क्या कहा था। दोस्तों, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लहना सिंह कहता है हजारा सिंह को कि सूबेदार जी को कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिखाया। हजारा सिंह कहते हैं लहना सिंह को कि तुम खुद ही जाकर के कह देना कि उसने क्या कहा था। सवाल ये खड़ा होता है कि सूबेदार जी कौन है और उन्होंने लहना सिंह को क्या कहा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब फौज का अर्जेंट पत्र लहना सिंह के पास आता है कि युद्ध के लिए फौज को तत्काल वापस बुलाया गया, छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं, और यही पत्र सूबेदार हजारा सिंह के पास आता है। सूबेदार हजारा सिंह के द्वारा कहने पर जमादार लहना सिंह हजारा सिंह के घर जाते हैं और जब वो उनके घर जाते हैं तो सूबेदारनी जी लहना सिंह को पहचान जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि अमृतसर वाली बात और उन्होंने किस तरह घोड़ों के बीच से उसको बचाया था और किस तरह उनके अंतिम वाक्य जो लहना सिंह ने उस बच्ची से कहा था, 8 साल की बच्ची से कहा था कि क्या तुम्हारी गुडमाई हो गई। दोस्तों, सूबेदार नहीं हो रहा और कोई नहीं थी, वो 8 साल की बच्ची थी जो बचपन में लहना सिंह के साथ प्रेम का बीज अंकुरित तो हो गया था, लेकिन वो बीज पनपा नहीं था, वो पौधा नहीं बना था और वो दोनों समय और परिस्थिति के अनुसार अलग हो गए।
होरा की शादी हो जाती है सूबेदार हजारा सिंह से और लहना सिंह फौज में चले जाते हैं। वर्षों बाद उन दोनों की फिर मुलाकात होती है। लहना सिंह को वो सारा परिदृश्य उनकी आंखों के सामने नजर आने लगता है। लहना सिंह का प्यार निश्चल प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, एक सच्चा और अच्छा प्रेम था। जब वो सारी बातें उन्हें याद आती हैं तो उनके मन में वो प्रेम फिर उमड़ पड़ता है। सूबेदारनी होरा लहना सिंह से कहती है कि मैं कर्म की अभागी हूं, मेरे पति फौज में है, मेरा पुत्र फौज में है बोदा सिंह। इसके बाद 4 पुत्र हुए और वो चारों बेचारे स्वर्ग सिधार गए। वह वचन लेती है लहना सिंह से कि अगर तुम्हारे हृदय के अंदर आज भी मेरे प्रति प्रेम है, अपना आंचल पसार देती है और कहती है कि मेरे पुत्र और मेरी पति की रक्षा का भार मैं तुम पर सौंपती हूं। दोस्तों, उस सच्चे प्यार की वजह से लहना सिंह वचन देता है कि मरते दम तक मैं तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा करूंगा। यही बात लहना सिंह जब अस्पताल जाते हुए सूबेदार से हजारा सिंह से कहते हैं कि सूबेदार ने जिसे कह देना कि मैंने अपना वचन पूरा किया। ये सारा परिदृश्य चलता है और जब वो अस्पताल चले जाते हैं, अत्यधिक खून बहने के कारण लहना सिंह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसको अपने गांव का परिदृश्य याद आता है, सूबेदारनी की बातें, वो परिदृश्य याद आता है, अपना घर परिवार याद आता है। वो सिपाही वजीरा सिंह की गोद में पड़े होते हैं और अटपटे शब्दों में कुछ बड़बड़ाते हैं और बेहोशी अवस्था में आवाज लगाते हैं कीरत सिंह जमींदार लहना सिंह के बड़े भाई हैं। उनको यह एहसास होता है कि मैं अपने बड़े भाई की गोद में सो रहा हूं आमों के बगीचे के बीच में, और धीरे धीरे उस सुखद एहसास को झेलते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन अखबार की खबर बनती है कि फ्रांस के मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल का जवान लहना सिंह, जिसको सुनकर, जिसको देखकर सूबेदारनी होरा का हृदय, दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लेखक उस मोड़ पर उस कहानी को छोड़ता है कि वहां से आगे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या सूबेदारनी जी के मन में चला होगा उन चीजों को, उस परिदृश्य को देख करके, सुन करके। ये जो कहानी है, अगर इस कहानी के जो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट 2 सरल हृदय वाले बालक और बालिका का पारस्परिक मिलन और उनका अनुराग का उदय होना, दूसरा इसका भाग है फ्रांस के युद्ध में के क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं, और तीसरा है कि मृत्यु से पहले लहना सिंह के मन के अंदर जो स्मृतियां आई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को बेजोड़ इसलिए बना दिया कि उसका जो पहला भाग है, बचपन की यादें, अनुराग हृदय के अंदर उत्पन्न होती है, और दूसरा सीधा वो फ्रांस के युद्ध में चला जाता है, और तीसरा फ्लैशबैक में आकर के उस बीच वाली सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच की वार्तालाप, और उस वार्तालाप के साथ में लहना सिंह का दिया हुआ सूबेदारनी को वचन,
जो कहानी का शीर्षक भी है, उसने कहा था। और उसने जो कहा था उस वचन को वो अंत तक निभाता हुआ शहीद हो जाता है। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी का विवेचन। नमस्कार, बाय।